अभी हम विस्तार से ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि महिलाओं का हर स्तर पर जन्म से मृत्यु तक, जो जन्म से यानी मृत्यु था, बर्थ टू डेथ तक, सिंस बर्थ टू डेथ तक हर स्तर पर महिलाओं के साथ शोषण और एक तरीके से लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक सेक्सुअल हरासमेंट और एक तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट के साथ साथ उनको एक जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। हर अवस्था में मानव विकास की जितनी मानव या एक चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी अवस्था होती है, किस तरीके से मानव का एक विकास होता है अवस्था में, उस अवस्था में महिलाओं को कहीं ना कहीं इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम फेमिनिज्म सीरीज के अंतर्गत हमने अभी विस्तार से इसके अर्थ को समझा। अब हम समझते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म एंड हाउ मैनी वेव्स ऑफ रिलेटेड टू फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म या नारीवादी आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख वेव्स हैं, जैसे फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म। इनको हम विस्तार से समझेंगे और हम लिबरल फेमिनिज्म क्या है, व्हाट इज द लिबरल फेमिनिज्म, व्हाट इज द सोशलिस्ट फेमिनिज्म, व्हाट इज द रेडिकल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। कि फेमिनिज्म के अर्थ को हमने विस्तार से समझा और अब हम समझते हैं कि फेमिनिज्म की टाइप और इसके वेव्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर फेमिनिज्म है उसके टाइप की बात की जाए कि और इसके वेव की बात की जाए, वेव्स मतलब लहर, फेमिनिज्म से रिलेटेड या फेमिनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड वेव्स हैं, लहर हैं। इनमें हम इनको विस्तार से हम समझेंगे। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, फर्स्ट, इसमें 4 हैं। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, ठीक है। सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म और फोर्थ वेव फेमिनिज्म। ये अपने आप में इन कुछ बेसिक्स कोर आइडिया को डिफरेंट है, इनके बेसिक रिलेटेड है जेंडर इक्वलिटी से। इनका सबका अल्टीमेट गोल जेंडर इक्वलिटी को हाउ कैन रीच द गोल ऑफ द जेंडर इक्वलिटी, हाउ कैन रीच ऑन दिस गोल टू फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म। और अभी जो फेमिनिज्म की चल रही है या रनिंग में जो चल रही है 2021 के बाद, ये जो नई एक लहर का उदय हुआ है 2020 के बाद, उस वेव को हम फोर्थ वेव फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। इसे हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। टाइप्स के अंतर्गत देखा जाए, टाइप्स में या फिर इसे हम जैसे आपने सुना होगा लिबरल फेमिनिज्म, और सेकंड मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट। इनके बीच में अंतर को समझेंगे और इनको विस्तार से। तीसरा मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म। इसके कोर आइडिया क्या है, इसकी कोर मान्यता क्या है। रेडिकल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म और पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ठीक। इनके कोर आइडिया क्या है, इनकी कोर आइडिया या कोर एग्जम्पशन क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है और इनका ऑरिजिन या इसका डेवलपमेंट कब हुआ, किस समय ये चीज का किस अवधारणा का जो है उदय हुआ। लिबरल फेमिनिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म तीनों को द थ्री बिग स्कूल कहा जाता है, द थ्री बिग स्कूल ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद के सबसे बड़े स्कूल कहा जाता है कि लिबरल फेमिनिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म या रेडिकल फेमिनिज्म। इन तीनों को द थ्री बिग स्कूल ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, द स्कूल, ठीक है। द थ्री
बिग स्कूल्स ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि ये एक तरीके से जहाँ से इन तीनों फेमिनिज्म एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमिनिज्म के टाइप्स हैं, इनकी बेसिक एजम्पशन, बेसिक आइडिया को समझेंगे कि अपने आप में, और देखेंगे कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, या फिर हम लिबरल फेमिनिज्म का फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से क्या संबंध है, सेकंड वेव फेमिनिज्म संबंध क्या है, इन दोनों के बारे में, इनके संबंध को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पता चलता है, देखो लिबरल फेमिनिज्म एक उदारवादी नारीवाद के नाम से जानते हैं, इसे हम नारीवादी, ठीक है। अब इसका उदय, इसका विकास कैसे हुआ और इसके संबंधित कौन कौन से विचारक थे, इन्होंने अपना योगदान दिया इस विचारधारा को डेवलप करने में। जैसे इसके डेवलप करने में जेएस मिल यूके के थे, और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ये फ्रांस से थी, फ्रांस की नारीवादी विचारक थी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। ये फ्रांस की थी, इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, ये प्रारंभिक नारीवादी विचारक है। इसका उदय, इस विचारधारा का उदय, यानी कि उदारवादी लिबरल फेमिनिज्म का जो डेवलपमेंट है, या जो इसका ओरिजिन है, इसका विकास जो है 19वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी के बीच में बताया जाता है कि मध्य में इसका विकास हुआ, ठीक है। अब इस अवधारणा का विकास हुआ, इस अवधारणा का विकास हुआ, और हम इसे देख सकते हैं 18वीं सेंचुरी में भी काफ़ी इस देखने को मिलती है कि ये 18वीं सेंचुरी में भी आफ्टर फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद भी लिबरल फेमिनिज्म का कंसेप्ट देखने को मिलता है। इस लिबरल फेमिनिज्म की बेसिक एजम्पशन है, कोर आइडिया है, ये जो है फॉर्मल इक्वलिटी, फॉर्मल इक्वलिटी पर बल देता है। फॉर्मल इक्वलिटी के अंदर लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी और एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड वोट, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत, पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत वोट्स की बात करता है। और इस तरीके से लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट से संबंधित है। कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात ये भी करता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान भी बिहेवियर, पुरुष को महिलाओं और पुरुष के साथ समान बिहेवियर किया जाए, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी में विश्वास करता है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। लेकिन फिर भी ये, जैसे जेएस मिल साहब थे, जेएस मिल साहब ब्रिटेन के थे, इन्होंने का महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है, द सब्जेक्शन वुमेन। मैरी वॉलस्टोन की बुक थी, उसका नाम था ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये मैरी वॉलस्टोन की बुक का नाम है। ये किताब उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिखी। अब हम बेसिक रूप से इनको विस्तार से समझेंगे, मैरी वॉलस्टोन के विचार को पढ़ेंगे, रिलेटेड टू फेमिनिज्म या वुमेन राइट्स से संबंधित इनके क्या वक्तव्य हैं, क्या इनकी राइटिंग है, क्या इनके थॉट्स हैं, उन्हें हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन फर्स्ट ये है कि लिबरल फेमिनिज्म की ये डोमिनेंस थिंकर हैं, ये डेवलपमेंट 18वीं सेंचुरी के एंड में, लेकिन मध्य 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के बीच में इस सब था लिबरल फेमिनिज्म था, उसका विस्तार हुआ। इसका कोर आइडिया है कि ये फॉर्मल इक्वलिटी की बात करता है, और ये परिवार को कहीं ना कहीं एक सिक्योर प्राइवेट स्फीयर मानता है, परिवार पर उतना अटैक नहीं करता है, फैमिली पर उतना अटैक नहीं करता है जिस तरीके से रेडिकल फेमिनिज्म करते हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं फैमिली को एक प्राइवेट स्फीयर मानता है, पैट्रियार्की को इतना एग्रेसिव तरीके से इमेज करने की, या उसको एमेस करने की, या डिस्ट्रॉय करने की, उसको बर्बाद करने की, या फिर उसको ख़त्म करने की बात नहीं करता है। पर लीगल और पॉलिटिकल लेवल पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, विधि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान होनी चाहिए। लेकिन जेएस मिल इस समय भी कहते हैं कि महिलाओं का मुख्य क्षेत्र परिवार, घर ही है, परिवार ही है,
लेकिन महिलाओं को बाहर जाने का भी अधिकार होना चाहिए। ये जे एस मल साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने अपना स्टेट सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक में ये बात कही। ये फॉर्मल इक्वलिटी के अंतर्गत ये राइट टू एजुकेशन की बात भी करते हैं, बराबरी के अधिकार की बात भी करते हैं, वोटिंग राइट की बात भी करती हैं। इसमें इनकी डिमांड है प्रमुख लिबरल फेमिनिज्म की। लेकिन ये थोड़ा परिवार को इतना अटैकिंग, परिवार और पैट्रियार्की पे इतना अटैक नहीं करते हैं, बट जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। लेकिन परिवार स्पेयर में रहकर ही, परिवार को एक प्राइवेट स्पेयर मानते हैं, उसी में रहकर ही। जबकि वास्तविक रूप से अगर और हम रेडिकल फेमिनिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को समझेंगे, वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को बड़े एग्रेसिव तरीके से डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म तो कहीं ना कहीं सामाजिक पुनरुत्थान और सामाजिक पुनर्संरचनाओं की रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, कि नए तरीके से सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं का गठन होना चाहिए, रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इस तरीके के रेडिकल फेमिनिज्म इस तरीके की बात करता है और हर वो पैट्रियार्की को सपा जड़ से खत्म करने की बात करता है, कि उखाड़ कर फेंकने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर इसके हमने कंपेयर किया, लेकिन इस अवधारणा का विकास जो है 19वीं सेंचुरी 21वीं सेंचुरी में, इसका संबंध फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से है। सिंपल बात है कि लिबरल फेमिनिज्म का संबंध किससे है? फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का ही यही है का कोर आइडिया है। इसका संबंध सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म, फोर्थ वेव फेमिनिज्म से नहीं है, बल्कि लिबरल फेमिनिज्म का संबंध फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से है। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की वही मान्यता होंगी, वही डिमांड्स होंगी जो कहीं ना कहीं लिबरल फेमिनिज्म की हैं। और ये डेमोक्रेटिक तरीके से फर्स्ट वेव फेमिनिज्म क्या चाहता है, ये उसके लक्ष्य हैं, ये गोल हैं कि वो सिविक राइट्स की बात करना चाहता है, राइट टू फ्रीडम की बात करना चाहता है, लीगल इक्वलिटी की बात करना चाहता है, रूल ऑफ लॉ की बात करना, पॉलिटिकल राइट्स के अंदर वोटिंग राइट्स की बात करना चाहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात करना चाहता है, राइट टू एजुकेशन की बात भी करना चाहता है, राइट टू वोटिंग की बात कर। लेकिन उनका माध्यम डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक रूप से कहीं ना कहीं लीगल जेंडर इक्वलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी ये बिलीव करते हैं और कैपिटलिज्म के साथ। तो कहीं ना कहीं इतने एग्रेसिव नहीं है और डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक मीन्स के माध्यम से, डेमोक्रेटिक माध्यमों से कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना है।